बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार सबको। गुरुजी की बहुत ही मेहरबानी है कि आज मुझे सत्संग शेयर करने का ये मौका मिल रहा है। गुरुजी ने लाइफ में इतनी कठिनाइयों के थ्रू मुझे लिया है, इतना कुछ सिखाया है, इतना ब्लेस किया है, इतना प्रोटेक्ट किया है कि ये सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं ये सब याद कर पाऊँ और गुरुजी का शुक्राना कर पाऊँ। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी इस मौके के लिए। मैं शुरू से शुरुआत करूँगी। आप सब जानते होंगे बट कहा गया है कि जब तक हम गुरु के पास आते हैं या गुरु हमें दर्शन देते हैं तब तक हम काफ़ी लाइफ टाइम से उनसे जुड़े होते हैं और गुरु हमारा ध्यान रखते हैं कि कैसे हम ऐसे कर्म लें या अपने कर्म ठीक करें कि हम गुरु के पास पहुंच भी पाएं। तो इस लाइफ टाइम में इट वाज अराउंड 22 years ago। मैं बचपन से बहुत बीमार रहती थी। पहले मुझे स्किन पे अराउंड द एज ऑफ 5 या 6 वाइट पैचेस हो गए थे, तो ल्यूकोडर्मा हो गया था। समझ में नहीं आया क्या है, क्यों हुआ, और अलग अलग बीमारियां जो भी था, कोल्ड कॉफ फ्लू। मैं स्कूल से बहुत बारी बीमार, जिसे अभी भी कुछ लोग याद करते हैं, अरे ये जो बीमार बच्ची रहती थी। तो ऐसे 15 साल निकल गए और मैं बहुत बहुत डॉक्टरों के पास गई, बहुत बहुत दवाइयाँ की, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, वेस्टर्न, इंडियन, गंगा जल वाला सब कुछ किया। और मेरी मॉम हमेशा मुझे हील करना चाहती थी। वो मुझे हर जगह बड़ी श्रद्धा से लेकर गई, बड़ी सेवा की उन्होंने मेरी। तो एक पॉइंट आया, आई वॉज 19 और मैं यूएस आ गई थी कॉलेज के लिए। तो एक समर में हम लोग वापस इंडिया में थे और दवाई ले भी ली थी हमने एक नए डॉक्टर से, लेकिन मम्मी का अंदर से मन चेंज हो गया एंड शी सेड यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ स्पिरिचुअल हीलर। मेरे को लगा कि ठीक है, बाय दैट टाइम इवन आई हैड लॉस्ट फेथ इन डॉक्टर्स, बट मम्मी इतनी मेहनत करनी थी तो जो भी डॉक्टर दवाई होती थी मैं ले लेती थी ट्रीटमेंट, बट मेरा भी ऐसे कोई फेथ नहीं था कि किसी चीज से कुछ फर्क पड़ेगा। तो द सेम टाइम एक संगत जो पहले से मेरे पेरेंट्स को जानते थे लेकिन कभी गुरुजी के बारे में मेंशन नहीं किया था, उन्होंने मेरे पापा को बोला, उस वक्त हम लोग इंडिया में थे, कि यहाँ मेरे गुरुजी रहते हैं, आप आके मिलिए। तो उसी वक्त जब हम शायद रेडी थे या जो भी था, गुरुजी ने हमें बुलाया 2001 अगस्त में। हम चारों गए, मेरे मम्मी पापा, मी एंड माय सिस्टर, और हमारा अगले दिन या कुछ वैष्णो देवी जाने का प्लान था, जो हम बहुत बारी जा चुके थे। तो हम गुरुजी के यहाँ पहुंचे और उन दिनों सबको लंगर नहीं मिलता था। तो बैठे, शब्द सुने, चाय प्रसाद लिया, हाथ से जो गुरुजी ने प्रसाद लिया वो दिया। बड़ी ब्राइट लाइट्स थी, ब्राइट सा एटमोसफियर था। और कुछ लोगों को गुरुजी ने रोका था लंगर खाने के लिए, तो हमारी फैमिली को वापस बुलाया, रोका लंगर खाने के लिए। अब ये चीजें भी हमें बाद में समझ आई। उस वक्त लगता है कि हम स्पेशल हैं अगर गुरुजी ने हमें एक्स्ट्रा बिठाया या कोई एक्स्ट्रा प्रसाद दिया, लेकिन बाद में किसी ने हमें समझाया इसका मतलब ये नहीं कि हम स्पेशल हैं, इसका मतलब हमारी लाइफ में और कठिनाइयां आएंगी तो हमें ज्यादा दवाई और ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी होने वाली हैं। तो गुरुजी ने पहले दिन से ही हमें प्रसाद दिया। हम बैठे, प्रसाद खा लिया और फिर जब जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कल आना। और हमने कहा शायद मम्मी बात करनी थी कि गुरुजी हम तो कल नहीं आ सकते, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। फिर गुरुजी ने डांट कर भरी संगत के सामने कहा, फिर यहाँ क्या करने आई हैं, जा। तो इतनी गुस्से वाली टोन में गुरुजी ने जब कह दिया सबके सामने, हम सब हिल गए। तो सारी रात फैमिली कंफ्यूजन में पड़ गई कि अब हमें वैष्णो देवी जाना चाहिए कल जैसे प्लान था, टिकट्स बुक्ड थी, या हमें गुरुजी का बुलावा मानना चाहिए और वापस गुरुजी के पास जाना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी संगत के साथ ऐसी दुविधा हुई होगी अगर हम किसी साईं बाबा या किसी भी भगवान में बिलीव करते हैं और जब हम गुरुजी के पास जाते हैं कि अब क्या करना चाहिए। तो
क्योंकि किसी तरह से हम ये तो नहीं समझ पा रहे थे गुरुजी कौन है या क्या है, महापुरुष है, भगवान है, ऐसा कुछ इतना सोचा भी नहीं था। बट यही लगता था कि एक सेंटली पर्सन ने हमें रोक लिया है, तो ये स्पिरिचुअल ट्रिप शायद ब्लेस नहीं होगी और नहीं जाना चाहिए, बाद में चले जाएंगे, अभी गुरुजी ने बुलाया है तो गुरुजी के पास चले जाते हैं। तो अगले दिन प्लान कैंसिल करके हम गुरुजी के पास गए। गुरुजी वॉज लुकिंग मोर रिलैक्स्ड, और लेकिन उन्होंने 2 साल तक हमें ऐसे टीज किया। हम जब भी आते थे गुरुजी कहते थे लो आ गए वैष्णो देवी वाले। तो ये पहला वो था जिससे हमारे अंदर एक ठहर आ गया। हमने इधर उधर ढूंढना बंद कर दिया। मुझे भी लगता था कि अब डॉक्टरों की यात्रा के बाद हम संतों की यात्रा करेंगे, बहुत लोगों से मिलेंगे, पर एक बार गुरुजी से मिलकर हम और कहीं नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास, किसी संत के पास, किसी के पास हम नहीं गए। एंड ये दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। तो फिर ऐसे टाइम चलता गया। मैं सबसे ज्यादा दूर रहती थी, तो सबसे कम मिल पाती थी गुरुजी को फिजिकल चोले में। तो ऐसे 2 साल निकल गए। फिर एक समर, शायद पता नहीं 3-4 साल, एक समर था और मैं 1-1.5 महीना इंडिया में थी मेरी मॉम और नानी के साथ। गुरुजी ने बुलाया था नानी को भी, और हम हफ्ते में 4 बारी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे गुरुजी के पास जाते थे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि गुरुजी के पास जो पीस और प्यार मिलता था, वैसी फीलिंग मेरे पास दुनिया में कहीं भी नहीं थी और कहीं भी नहीं मिलती आज की तारीख में भी। जो सत्संग में फीलिंग आती है, एक ठहर होता है, एक शांति होती है, एक रिलैक्स्ड फीलिंग होती है कि यहाँ सब ठीक है, सब अच्छा है, वो फीलिंग दुनिया में कहीं भी नहीं है मेरे लिए, सिर्फ गुरुजी के दरबार में है। तो हम 4 दिन जाते थे, बाकी 3 दिन खाली खाली लगते थे। एक दिन ट्यूसडे था, मेरी किसी से लड़ाई हो गई और मैं बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गई, और इतनी डिस्टर्ब थी कि मैं सारी रात को सो नहीं पाई। मेरा माइंड भी जंप कर रहा था, मेरी बॉडी भी जंप कर रही थी, एकदम हिल गई थी, मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही थी। तो सुबह के 6 बज गए, सारी रात ऐसे जग के, लेकिन बेड में लेटे हुए, बट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, आई वाज जस्ट मूविंग अराउंड। तो फिर वो जो बातें होती है ना संगत में, वो याद आने लगी। सुना था लेकिन अभी कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था प्रैक्टिकली, जो गुरुजी कहते हैं। तो गुरुजी की जो बातें थी, मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि आज ट्यूसडे क्यों है, एटलीस्ट आज थर्सडे होता जब मैं जगती, फिर भी वेडनेसडे होगा। गुरुजी कितने दूर हैं। तो मुझे लग रहा था कि वो जो फीलिंग है, बस जैसे आप पेरेंट्स के पास जाना चाहते हो कि बस कुछ सॉल्व हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो आई रियली वॉन्टेड टू बी इन सत्संग विद गुरुजी। तो मैं सोचूं कि क्यों आज ट्यूसडे है और कितना 2 दिन कैसे कटेंगे। तो ऐसे सोच के मुझे गुरुजी संगत की बात याद आने लगी कि अगर आप गुरुजी को याद करें तो गुरुजी आपके पास हैं। ये फिजिकल चोला एक डिस्गाइज है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है गुरुजी की। गुरुजी कहीं भी किसी भी वक्त किसी भक्त के पास पहुंच सकते हैं। मुझे ये बात याद आने लगी जब मेरे मन से मैंने गुरुजी को चाहा, और जैसे ही मैंने ये सोचा अच्छा ठीक है, तो मैं इमेजिन करती हूँ कि गुरुजी यहाँ पर है या मैं गुरुजी को बुलाती हूँ, मेरे माइंड में या दिल में शायद मैंने गुरुजी पता नहीं बोला भी होगा कि नहीं, इतनी जल्दी मैं फट से सो गई। जो सारी रात नींद नहीं आई थी, गुरुजी के बारे में 1 सेकंड सोच के कि गुरुजी को अपने पास बुला लूं या मैं गुरुजी के पास चली जाऊं, मुझे नींद आ गई। उस नींद में मुझे गुरुजी के पहले दर्शन हुए जो सपने में हुए, जो बियॉन्ड जो मैंने वेकिंग और आंखों से देखा था। उस ड्रीम में मैंने देखा कि मैं एक प्लेग्राउंड में हूँ। प्लेग्राउंड में सिर्फ मैं और गुरुजी हैं। मैं उसी एज और साइज की हूँ, यू नो, लाइक जो भी था बाय नाउ अर्ली 20s, लाइक ग्रोन। और गुरुजी भी अपने सेम नॉर्मल साइज में हैं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चे हैं, हम अपने नॉर्मल स्वरूप रूप में थे वहां पे, और हम खेल रहे हैं प्लेग्राउंड्स में, स्विंग्स में, स्लाइड्स में। हम हंस रहे हैं बहुत, और बहुत मजा आ रहा है, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो और सबसे ज्यादा मजा आता है, और आप बच्चे हो और आप टोटली केयर फ्री हो और लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। इतनी खुशी और इतना मजा,
वो फीलिंग थी और वो मेरा एक्सपीरियंस था। मैं उठी एंड आई वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। मैं इतनी खुश थी, कंप्लीट फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था। क्या गुस्सा नाराजगी कुछ याद ही नहीं था। मैं सिर्फ खुश थी जैसे वो असली में हुआ है, क्योंकि वो असली था। एंड उस दिन से गुरुजी ने मुझे सिखाना, गुरुजी तो कब से सिखा रहे थे या मैं शायद सीखना समझना शुरू करने लगी कि सच में हम गुरुजी को अपने पास बुला सकते हैं या गुरुजी को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे पास होते हैं, लेकिन जरूरत में ही हम इतना सिंसियरली याद करते हैं। तो बड़ी खुश ऐसे फिर टाइम निकलता गया, वो 1-1.5 महीना इंडिया में। और एक और दिन जैसे गुरुजी ने मेरी मम्मी को बोला था, या गुरुजी काफी लोगों को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते थे, जैसे कि तू शिव पुराण पढ़ या कुछ कर। मेरी मॉम रोज काफी पूजा करती थी, तो उनको गुरुजी ने ऑपोजिट बोला था कि तू जा फैमिली के साथ पिक्चर देख, एंजॉय कर। तो आई गेस गुरुजी लाइफ में हमेशा बैलेंस क्रिएट करते हैं, बट मुझे ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की जरूरत थी। आई वॉज लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद गॉड एंड टू प्रे। तो फेथ हमेशा से था बचपन से कि भगवान हैं, और एक छोटी सी प्रेयर बचपन में मुझे एक आंटी ने सिखाई थी, एंड वो हमेशा से वो प्रेयर और फीलिंग ऑफ गॉड मेरे साथ था। बट हाउ टू रियली ग्रो एंड रीच, ये अभी भी सीख रहे हैं। तो एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए फिर से, और गुरुजी ने मुझे कहा तू शिव पुराण पढ़। और मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर मैं गुरुजी के क्लासरूम में बैठी हूँ वहां दरबार में, गुरुजी ने मुझसे कभी कोई ऐसे बात नहीं की। मैं चाहती थी कि गुरुजी मुझे कोई होमवर्क असाइनमेंट दे, तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे, मतलब जानते हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी क्लास में हूँ, एंड गुरुजी इज पेइंग अटेंशन टू मी एंड माई लर्निंग। मैं चाहती थी कि गुरुजी मुझे कुछ करें बोलने को, ताकि मैं उसे कर सकूं, ताकि वो गाइडेंस एंड फीडबैक चलती रहे। तो ये पहली चीज थी जो गुरुजी ने मुझे कहा करने को, तो मैं बड़ी खुश। वो मुझे पता नहीं कितने साल लगे होंगे बड़ी सी मोटी वाली शिव पुराण पढ़ने में, एक भी मतलब 10% भी समझ में नहीं आया, लेकिन एक एक पैराग्राफ पेज जो भी था कुछ सालों करके मैंने पढ़ ली, और मुझे खुशी हुई कि गुरुजी का कहा कभी बात मैंने मान ली या मैं मान पाई। बहुत टाइम लगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर एक दिन गुरुजी ने उस शिव पुराण को साइन किया और अपना आशीर्वाद दिया, और खुशी। ये सब बीमारी के चक्करों में गुरुजी ने कहा था एक कलश लेकर आना, उसे साफ रखना है नींबू नमक से, हमें संगत ने समझाया, और उस कलश का पानी पीना है। वो अभी तक चल रहा है। तो फिर उन दिनों गुरुजी मुझसे तो नहीं बात करते थे, बट जब भी बात करते थे मेरी मम्मी को कहते थे मेरे बारे में कि इसका ब्याह कर। बार बार 2 साल तक 2005 to 7 गुरुजी कहते रहे ब्याह कर ब्याह कर ब्याह कर मेरा। बट आई एम द यंगर डॉटर, तो मेरी फैमिली को लगता था कि माई ओल्डर सिस्टर शुड बी मैरिड फर्स्ट। तो जब तक उनका रिश्ता थोड़ा सेटल नहीं हुआ था, 2 साल बाद मेरा एक हाई स्कूल कॉलेज में एक बॉयफ्रेंड था, फैमिली को पसंद था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अच्छा ठीक है, उनको सब मना लिया गुरुजी की बात से। एंड बट ये बात हुई गुरुजी के कहने के 2 साल बाद। तो फिर हमारी शादी हुई, लेकिन वो शादी बहुत जल्दी खत्म हो गई। और हमने ये भी सीखा था कि जब गुरुजी हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, वो हमारा कार्मिक रास्ता बदल सकते हैं, थोड़ा हमारा कष्ट कम कर सकते हैं, लेकिन वो ब्लेसिंग्स का एक विंडो होता है, एक टाइम होता है, एक टाइम लिमिट होती है। इसलिए गुरुजी की कही हुई बात हमें इमीडिएटली माननी होती है। अगर हम उस वक्त ना माने तो हम नहीं मान पाते हैं। फिर कभी कभी लाइफ ऐसी हो जाती है, इट्स टू लेट, उसके बाद हम रास्ता नहीं बदल सकते। तो ये भी एक टीचिंग थी। कष्ट हुआ, कठिनाई हुई, बट अगेन आई वॉज वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मैं सियाटल में आ गई थी उस वक्त, और मैं वहां पे मास्टर्स कर रही थी। एंड गुरुजी की जो कुछ संगत दुनिया में इधर उधर थी, जिन्होंने इंडिया के बाहर, जिनको मैसेज मिला कि सत्संग करना शुरू कीजिए, वो सियाटल में शुरू हो गया था।
और मैं बहुत ही लकी थी, बहुत ही ब्लेस्ड थी। इसलिए गुरुजी को पता भी था कि लाइफ में मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे हमेशा अपने पास और सत्संग और संगत के पास रखा, ताकि एक ही जगह आप जा सकते हो जब लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वहां से हम सीख पाए और जो भी था हमारे कर्म धुल पाए ओवर टाइम। तो ऐसे कुछ साल निकल गए, थिंग्स स्टेबलाइज, चीजें ठीक हो गई, बट मेरी हेल्थ बहुत खराब रहने लगी थी। तो अच्छा, फ्रेग्रेंस की एक बात पहले बताती हूँ हेल्थ से पहले। तो जब मैं सत्संग में जाती थी वहां सियाटल में, उसके बाद मैं ड्राइव करके जब भी घर जाती थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था कि मैं वो दरबार छोड़ूं। तो धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ, गुरुजी का बर्थडे था, तो बहुत संगत आई हुई थी, तो बहुत ही फेस्टिव ओकेजन था, बड़ी प्यार से सब लोग, डांस प्रोग्राम था, लोग पुरानी संगत नई संगत सब मिलके सत्संग शेयर कर रहे थे, बड़ा प्यार था और सेलिब्रेशन था जैसे सबसे स्पेशल ओकेजन हो। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि मैं वहां वो जगह छोड़ूं, बट मैं सेवा भी करना चाह रही थी। तो मैं बार बार आंटी से पूछूं, आंटी मैं कोई सेवा कर सकती हूँ? तो अब कुकिंग वगैरह में तो कुछ भी नहीं आता था मुझे, मतलब वेरी स्लो, तो ऐसे कोई सेवा लायक कोई किचन का काम नहीं आता था, बट मैं सेवा करना चाह रही थी। तो मुझे फिर आंटी ने बोला, अच्छा इन आंटी को आप घर छोड़ाओ। तो ये इजी था, मैं चलाती तो थी गाड़ी, तो मैंने कहा ठीक है, एक सेवा मिल गई। बट आई वॉज सैड क्योंकि मुझे दरबार छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, उस सेवा के लिए। फिर मुझे गुरुजी की बात याद आई और मैंने कहा गुरुजी, फर्स्ट आई सेड गुरुजी अच्छा बाय, मैं अभी आती हूँ। बट देन आई सेड नहीं गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, चलो हम चलते हैं। और इमीडिएटली मेरे ऐसा मन में कहने से गुरुजी की स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आने लगी अराउंड मी। जैसे जो भी मैंने दुपट्टा स्कार्फ पहना है, मेरे दिल में, आपके मतलब शरीर पे जो होता है एकदम सामने, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। मैं इतनी खुश कि बस बड़ी खुशी से ये समझ के कि गुरुजी सच में मेरे साथ आ रहे हैं, दरबार में भी हैं, मेरे साथ भी हैं, सबके साथ हैं, बट वो याद करने की जरूरत थी। और मैं गई और मेरी ड्राइविंग सेवा हो गई और मैं वापस आ गई संगत में बड़ी खुश। और गुरुजी एक और ब्लेसिंग मिल गई, एक और सिखाव भी आ गया कि जस्ट कीप थिंकिंग ऑफ गुरुजी एंड कीप कनेक्टिंग। तो ऐसे धीरे धीरे मैं जब भी उसके बाद सत्संग छोड़ के जाती थी घर थर्सडे इवनिंग्स को, मैं बस गुरुजी की फ्रेग्रेंस मेरे स्कार्फ पे हर हफ्ते, और अंटिल आई रीच होम, घर पहुंचने के बाद वो फ्रेग्रेंस धीरे धीरे फेड होती थी। एक दिन मेरे शॉल में इतनी फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की, वो शॉल उड़ के मैं कंबल की तरह सो गई। गुरुजी की बस फ्रेग्रेंस और प्रेजेंस मेरी लाइफ में बढ़ती रही। जब मेरे आसपास कोई भी नहीं था और बस अकेला रास्ता काट रही थी लाइफ में, गुरुजी हमेशा मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे कभी भी नहीं छोड़ा। मैं उनको भी भूल जाऊं, लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मुझे कभी भूलने नहीं दिया कि वो मेरे साथ हैं और उनका सपोर्ट मेरे साथ है। उसके बाद एक दिन तो ऐसे गुरुजी की प्रेजेंस और फ्रेग्रेंस अलग अलग तरीकों में मेरे अपार्टमेंट में आने लगी, मेरे वहाँ घर में। एक बारी मेरी सिस्टर विजिट करने आई थी एंड शी इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड और सब कुछ अच्छा कर देती हैं। तो शी मेड माई होल अपार्टमेंट वेरी ऑर्गेनाइज्ड, जहाँ टीवी के वायर्स वगैरह इधर उधर थे सब कुछ ठीक करके देन शी लेफ्ट। तो एक दिन उसके बाद मैं वैक्यूम कर रही थी और जो एरिया रिसेंटली मुझे पता है कि तुरिका ने क्लीन और ऑर्गेनाइज किया है, वहां पे मुझे एक फ्रेश रेड रोज पेटल मिला, एकदम फ्रेश, जैसे अभी आया है। ये भी पॉसिबल नहीं है, अगर वो कुछ दिन पुराना होता, घर में कोई रोजेस नहीं थे, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। गुरुजी ऐसे छोटी, लेकिन मतलब किसी को छोटी लगे, मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिली। और एक दिन मैंने देखा कारपेट पे नीचे एक येलो धागा था और वो एक हार्ट के शेप में था, बहुत स्ट्राइकिंग था, बहुत नोटिसेबल था। मुझे लगा कि ये गुरुजी की प्रेजेंस है, बट उन दिनों मैं कभी हार्ट्स को नहीं नोटिस करती थी। मुझे लगता था कि बहुत ही जैसे मार्केटिंग सी चीज है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसे हार्ट्स में। बट वो येलो गोल्ड कलर का धागा जो था, इतना नोटिसेबली परफेक्ट हार्ट शेप में था कि यू हैव टू नोटिस इट। मैंने नोटिस किया, उसके बाद मुझे हर जगह हार्ट्स दिखने लगे और मिलने लगे।
वैसे एक मैंने कटा हुआ पेड़ दिखा और वो कटा हुआ पेड़ वॉज इन द शेप ऑफ अ हार्ट। इतनी बड़ी नेचुरल चीज कोई बना नहीं सकता। गुरुजी के करिश्मे हर जगह। गुरुजी ने मुझे इन सालों में दिखाया, अभी भी दिखाते रहते हैं। हर एक चीज में, आप एक दीवार में देखें, आप हवा में देखें, आप स्काई में देखें, एक पेड़ में देखें, फ्लावर में देखें, बर्ड, कहीं भी मैं देखूं, गुरुजी किसी ना किसी तरह अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं, या सुंगवा देते हैं, या सुना देते हैं। रोज लाइसेंस प्लेट्स में 7777, कभी कभी 4/7 रोज अभी भी नजर आते हैं। तो हर तरीके में, हर जगह गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं कि आई एम हियर। तो उसके बाद हमारे ऊपर है हम उस प्रेजेंस के साथ क्या करें, हम याद रखें। गुरुजी तो याद दिलाते रहते हैं। तो ऐसे बस वो टाइम गुरुजी के साथ कट गया। फिर वो टाइम आया कि हाँ, मेरी एक तो हेल्थ, सियाटल में वहां पे बहुत डैम्प और रेनी वेदर है, तो मेरी हेल्थ खराब रहती थी बहुत। फिर से बहुत डॉक्टरों के चक्करों में पड़ गई थी, मेरी सर्जरी हो गई थी, मैं बहुत ही पेन में, बहुत बीमार रहती थी। और बस मैनेज करना मुश्किल हो गया था। पार्ट टाइम जॉब ले लिया था बिकॉज फुल टाइम मैं नहीं मैनेज कर पा रही थी। एंड फिर भी गुरुजी की इतनी ग्रेस कि अगर आपकी एक चीज डिफिकल्ट है कि हेल्थ खराब है, डिवोर्स हो गया, लेकिन गुरुजी ने मेरे जॉब और इमिग्रेशन को हमेशा संभाला। इतने लोगों को मैं जानती हूँ जिनका H1 नहीं मिला या वो उन्होंने लूज कर दिया, लेकिन गुरुजी ने हमेशा मुझे ये स्टेबिलिटी दी कि मैं एक जॉब कर पाऊं और अपने आप को बेसिक लेवल पे संभाल पाऊं। और इसमें गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ था हमेशा से। तो मैं छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी, नॉन प्रॉफिट वर्क, और नॉन प्रॉफिट्स में यूजुअली वो H1 नहीं स्पॉन्सर करते हैं, उन्होंने कभी किसी का नहीं किया था। और मेरे लिए हमेशा गुरुजी कोई एंजल भेज देते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड पे एक लॉयर थे, एंड वो बस मेरे लिए एक जैसे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, एक गॉड सेंड एंजल बन गए। और उन्होंने मेरा पूरा इमिग्रेशन पेपर वर्क फ्री में कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया। किस कारण, कैसे ये सब ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर, क्यों गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी ने हमेशा मुझे संभाला और हमेशा मेरा इमिग्रेशन और जॉब सेफ रखा। तो कुछ सालों बाद मुझे लगने लगा कि अब सियाटल छोड़ना चाहिए और न्यूयॉर्क जाना चाहिए। तो एक दिन किसी से बात करने के थ्रू ये आइडिया आया न्यूयॉर्क का। मैंने कहा हाँ, न्यूयॉर्क मुझे हमेशा पसंद था। कभी एक बार 3 महीने समर प्रोग्राम किया था, बट वैसे कभी रही नहीं थी। पर मुझे लगता था कि वहाँ जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ मिडल ईस्ट में, वहाँ के भी काफ़ी लोग थे, मेरे प्रोफेशन से भी काफ़ी लोग थे, और अच्छी वाइब्रेंट जगह है, तो कभी अकेलापन नहीं लगेगा। और संगत के भी बहुत लोग थे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी जगह है, न्यूयॉर्क मूव करती हूँ। मुझे ऐसा बस एक फीलिंग आया अंदर से, और जिस दिन से वो आइडिया आया, बस मैंने न्यूयॉर्क की तरफ पूरा माइंड सेट कर लिया। लेकिन मैंने किसी जॉब के लिए नहीं अप्लाई किया, लेकिन मेरा फेथ इतना हाई था, बस लग रहा था कि यही मेरी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है। तो मैंने उसके बाद सबको बताना शुरू कर दिया कि मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही हूँ। और लोग पूछने लगे, अच्छा आपको जॉब मिला है, आप कब जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, बट ये साल खत्म होने से पहले मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही हूँ। अप्रैल था, अप्रैल 2011। तो फिर गुरुजी का बर्थडे हुआ जुलाई 7 को, और मैं गुरुजी के बर्थडे पे हमेशा छुट्टी लेती हूँ, सो आई कैन जस्ट सेलिब्रेट विद गुरुजी एंड जस्ट बी प्रेजेंट विद ओनली थिंक अबाउट गुरुजी ऑल डे। तो मुझे उस दिन एक मैसेज, फोन आया किसी का, एक ऑफिस से। तो मैंने उनको कहा कि देखिए आज मेरी छुट्टी है, स्पिरिचुअल हॉलिडे है, मैं आपको कल फोन करती हूँ। तो अगले दिन मैंने उनको फोन किया गुरुजी के बर्थडे के बाद, और मैंने कहा हाँ क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड न्यूयॉर्क में है, वी लाइक योर प्रोफाइल, हम एक जॉब क्रिएट करने वाले हैं एंड वी थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर द जॉब, डू यू वांट दिस जॉब? मैं इतनी शॉक्ड थी और इतनी खुश। आप सोचिए, अगेन दिस इज सो मेनी मिरेकल्स इन वन ऑफर। मुझे ऑर्गेनाइजेशन से फोन आ रहा है गुरुजी के बर्थडे पे कि हम एक पोजीशन क्रिएट करने वाले हैं और आप हमारे आइडियल कैंडिडेट हो, क्या आप ये जॉब कंसिडर करोगे? मतलब गोल्डन प्लैटर पे जिसे कहते हैं, ऐसे मुझे गुरुजी ने दिया है। तो
मैं बहुत खुश, और मैंने कहा हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे न्यूयॉर्क शिफ्ट होना है, ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत पसंद है। एंड यस यस यस, आई सेड ओनली थिंग इज कुछ चीजें डिफरेंट थी। उनका जॉब पार्ट टाइम था, दी सेड कंटिन्यू योर पार्ट टाइम जॉब एंड दोनों जॉब्स कर लो पार्ट टाइम। मैंने कहा नहीं, मुझे फुल टाइम जॉब चाहिए होगा और न्यूयॉर्क बेस्ड चाहिए होगा, नॉट फ्रॉम सियाटल। नहीं सर, अच्छा ठीक है। एक दो दिन बाद उन्होंने कहा हम अभी हमारे पास वो बजट नहीं है, हम अभी नहीं कर पाएंगे। तो वो रास्ता फिर बंद हो गया। बट मैं ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं थी। मैंने कहा इतनी बड़ी चीज अगर गुरुजी के बर्थडे पे हो गई, मैं श्योर हूं कि गुरुजी मेरा रास्ता ब्लेस कर रहे हैं, कि गुरुजी मुझे न्यूयॉर्क भेज रहे हैं और किसी ना किसी तरह ये रास्ता खुलेगा। और बस, और मैंने कुछ नहीं किया। एक जॉब के लिए अप्लाई किया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं थी, कुछ नहीं हुआ, और 3 और महीने निकल गए। सितंबर में मुझे सेम पर्सन का फोन आता है कि नितिका, अब हमने हमारे बोर्ड से बात की है, फुल टाइम सैलरी बेस्ड इन न्यूयॉर्क विद योर H1 वीजा, इमिग्रेशन स्पॉन्सरशिप कॉस्ट पूरा अप्रूव हो गया है। नाउ डू यू वांट दिस जॉब? यू आर स्टिल आवर आइडियल कैंडिडेट, इज दिस स्टिल योर ड्रीम जॉब? आप तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे ये कितना, मतलब किस हद तक गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं बिना किसी के कुछ किए। मैं इस पूरे मामले में कोई क्रेडिट नहीं दे सकती, मेरा कोई कर्म, कोई एफर्ट नहीं था इसकी तरफ। गुरुजी ने बस दिया इतने प्यार से और भर भर के। तो मैं बहुत बहुत खुश थी और बहुत ही आई वॉज वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी। मैंने कहा ओ माई गॉड गुरुजी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना प्यार, बहुत बहुत शुक्राना। तो उस दिन उस फीलिंग के साथ मैं शाम को सत्संग में गई और बहुत खुश थी, और मैं एक बुके ऑफ येलो रोजेस लेकर गई, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लगा कि येलो रोजेस इज द कलर ऑफ शुक्राना। तो बट माई हार्ट वॉज फुल और मैं को कह भी नहीं पाई। बस वो फूल मैंने गुरुजी के चरणों में रख के, मुझे हमेशा लगता है कि गुरुजी को तो मेरी सारी थॉट्स और फीलिंग्स और एवरी इनर मोस्ट थॉट पता है, तो मेरे कुछ भी कहने से कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। और मुझे मांगने से इतना डर रहता है, मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ गुरुजी से, कि मांगी हुई चीज ना उल्टी पड़ जाए, कि बस मैं गुरुजी का हुक्म मानूं। तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस आई थॉट गुरुजी नोज एवरीथिंग। बस मैंने गुरुजी को वो फ्लावर्स दिए और मैं बहुत खुश थी। उस दिन रात को गुरुजी ने फिर से मुझे दर्शन दिए सपने में। मैंने देखा कि गुरुजी एक सोफे पे बैठे हैं, एक सिंगल आर्म चेयर पे, और सामने ऑटोमैन है, वो अपने पैर बिछा के फैला के आगे बैठे हुए हैं। और उनको देखते ही मैं इतनी खुश हो गई कि जब मैं गुरुजी को उनके फिजिकल चोले में मिलती थी, मैं बहुत ही शाय और पोलाइट रहती थी। दूर से नमस्ते गुरुजी करके उनके पाँव छू के मैं निकल जाती थी। लेकिन जब मैंने उनको सपनों में वन ऑन वन देखा है, तब मैं भूल जाती हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि गुरुजी आए हैं कि मैं सब प्रोटोकॉल्स भूल ही जाती हूँ। तो मैंने बस कहा गुरुजी, और मैं जमीन पे बैठ के मैंने उनके दोनों पैर पकड़ लिए, जैसे आप एक बुके को पकड़ते हैं, दो हाथ में मैंने उनके दो पैर पकड़ लिए। एंड गुरुजी जस्ट लाफ्ड एंड ही सेड, शुक्राना भी नहीं कह सकती थी? तो गुरुजी को पता था कि मेरे दिल में बहुत शुक्राना है, लेकिन शुक्राना वो कहना जरूरी था कि गुरुजी शुक्राना ये मुझे आपने दिया है, आपके प्रसाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए, आपके गिफ्ट के लिए थैंक यू। और बहुत सालों बाद मैंने एक और आंटी का सत्संग सुना, जो उन्हें भी गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में आके सेम मैसेज दिया था कि शुक्राना बोलना होता है। तो मैं ये सारी संगत के लिए एम्फेसाइज कर रही हूँ कि ये मैसेज सबके लिए है, नॉट सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक ओकेजन या ब्लेसिंग के लिए। तो एनीवेज बहुत शुक्राना। तो फिर ऐसी छोटी और बड़ी बातों में गुरुजी ने इतने दर्शन दिए। एक दिन मैंने अपने दर्शन में देखा सोते हुए कि मैं चल रही हूँ सड़क पे और राइट में एक दुकान है। दुकान में आगे जैसे स्टोर विंडो होता है ना ग्लास में, और उसमें कुछ ना कुछ सामान लगा होता है, उस सामान में गुरुजी की फोटो है और गुरुजी ने चश्मे पहने हैं।
तो मैं देखिए हैरान रह गई। मैं उठी तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है, गुरुजी ने चश्मे पहने हैं। तो मुझे एक्चुअली चश्मे लगे हुए थे, तो मैंने सोचा अरे शायद मैं अपने चश्मों का नंबर चेक करा लेती हूँ। एंड श्योर इनफ मेरे चश्मों का नंबर पड़ चुका था। तो गुरुजी मुझे दिखा रहे थे कि मुझे अपने चश्मे बदलने हैं। इतनी मतलब हमें अपनी बॉडी से ही टच में नहीं है, हमें ही नहीं पता कि हमें क्या हो रहा है, और गुरुजी इतना ध्यान देते हैं। तो उन्होंने आके मुझे दिखाया कि मुझे आंखें चेक करानी है, चश्मे लेने हैं। तो मैं गई। मैं 3 चश्मों के बीच में बहुत ही कंफ्यूज थी। ये वाला मैं सारे फोटोज लूं, फ्रेंड्स को भेजूं, कौन सा। किसी तरह एक वक्त मैंने फोन में देखा और गुरुजी की फोटो आ गई किसी एक चश्मे के ऊपर। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, गुरुजी ने ये वाला चूज किया। फट से मैंने वो वाले चश्मे ले लिए। और कुछ महीनों बाद जब मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हुई, जब मैं उस ऑफिस में गई, मेरी जो सेकंड चॉइस थी चश्मों की, वो सेम चश्मे किसी और ने पहने थे। तो गुरुजी ने ऐसा भी कर दिया कि ऐसा नहीं कि मेरे और किसी और के चश्मे सेम होंगे, मेरे यूनिक चश्मे करवा दिए। और ये भी नहीं, मतलब इतना ध्यान, लिटरली किसी और ने वो चश्मे पहने थे जो मैं सेकंड देख रही थी। एंड गुरुजी शोड मी कि नहीं, नॉट दिस, ये वाला तुम्हारा फिर यूनिक रहेगा। ओके, तो ऐसे मैं न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई बाय दिसंबर 2011। तो उसके बहुत जल्दी बाद कुछ चीजें हुई। तो उस वक्त न्यूयॉर्क का सत्संग या तो क्वींस में होता था या न्यू जर्सी में बहुत दूर होता था। मैं मैनहट्टन में रहती थी और मैं बहुत ही सरप्राइज थी, लेकिन मैनहट्टन में कोई सत्संग नहीं था। मैंने सोचा अब कैसे होगा। तो वीकेंड्स पे जर्सी में मैंने जाने की कोशिश की, लेकिन जहां मैं पहले सियाटल में 20 मिनट्स में ड्राइव करके पहुंच जाती थी और उसके बाद सब खत्म होते 10 बजे, 20 मिनट्स में आप 10:20 को घर पहुंच गए, मुझे 2 घंटे लगते थे वन वे। मुझे एक दो ट्रेन और एक टैक्सी और चल करके एक रास्ते में 2 घंटे लगते थे, और मैं इतनी थक जाती थी। उसके बाद 3-4 घंटे सत्संग में, फिर 2 घंटे वापस, तो पूरा दिन का काम था सैटरडे, और मैं बहुत थक जाती थी। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं मैनेज हो पाएगा। और फिर वो जो थर्सडे इवनिंग की मुझे आदत लग गई थी इतने सालों से सियाटल में सत्संग में जाने की, मुझे लगता था यहाँ एक खालीपन है। अगर मैं हर थर्सडे, जैसे मेरी गाड़ी को मैं पेट्रोल पंप में लेके गई हूँ थर्सडेज को, मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी कि लाइफ को कैसे जीना है, डेली कैसे एनर्जी आती है, क्या करना है। मुझे बस लग रहा था कि मेरी बैटरी ड्रेन हो रही है बिना थर्सडे सत्संग के, मुझे थर्सडे सत्संग चाहिए। तो एक दिन मेरा एक फ्रेंड विजिट करने आया सियाटल से, और किसी ना किसी तरह, वो भी शायद एक थर्सडे ही था, हम बात कर रहे थे और मैं ये कह रही थी कि मेरे पहले 1-2 हफ्ते हैं न्यूयॉर्क में, और मैं कह रही थी कि मुझे बहुत खाली खाली लग रहा है, सत्संग नहीं हो रहा, सत्संग नहीं मिल रहा पास में। तो वो पूछने लगा, वो भी बड़ा नेक बंदा है, अमेरिकन है। तो वो पूछने लगा जैसे लोग पूछते हैं गुरुजी कौन है, क्या है, और शब्द क्या होते हैं, सत्संग क्या होता है, थोड़ा बहुत पता था। जैसे जैसे मैं शेयर करने लगी, उन दिनों कुछ शब्द जैसे ऑनलाइन आ गए थे मेरे, शायद मेरे पास एक स्वरूप था गुरुजी का फ्रेम्ड, और मेरे पास कुछ शब्द थे, 10-12 शब्द, जो कोर शब्द, जो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, लख खुशियां, कुछ शब्द थे कंप्यूटर पे। तो बस ऐसे ही लेटे लेटे मैंने वो शब्द चलाए। वो शब्द सुन के, पहले ये नॉर्मल ही नहीं था मेरे लिए कि मैं शब्द सुनूं घर पे अकेले। वो शब्द सुन के मुझे लगा कि आधा सत्संग यही हो गया, इतना रिचार्ज मुझे फील हुआ। मुझे लगा कि बस गुरुजी ने मतलब बॉडी में लाइफ दे दी है। तो मैंने कहा अरे मैं तो, और मैं ये सत्संग में सुन चुकी थी काफी सालों पहले, कि जब उषा आंटी की बेटी अकेले कहीं दूर पढ़ने गई थी और वहां कोई सत्संग नहीं था उस सिटी में, वो अकेले जोत जला के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठती थी। तो ये सत्संग भी गुरुजी मुझे सुनवा चुके थे बहुत पहले। मैंने कहा ओ अच्छा ठीक है, गुरुजी मुझे रास्ता दिखा चुके हैं, अब मुझे बस अकेले बैठना होगा गुरुजी के साथ। ये स्वरूप है, एक दिया है, कुछ मैं फल लंगर प्रसाद का कुछ कर दूंगी, और शब्द हैं, और क्या चाहिए। तो जिन फ्रेंड्स के साथ में रुकी हुई थी, मैं एक दिन मैंने ऐसा किया, तो उनकी एक के पास एक कंसल्टिंग जॉब था, वो थर्सडे शाम को वापस आती थी। तो उस दिन सत्संग करके मैं कुछ फल ले आई और शायद कुछ पास्ता या कुछ बनाया और चाय प्रसाद, और उनको चाय पसंद थी।
तो वो आई तो मैंने कहा बस चाय प्रसाद ले लो। उन्होंने कहा हाँ नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी, और अपने कमरे में चाय प्रसाद ले लिया। अब वो चाय प्रसाद लेके उन पे क्या असर हुआ मुझे नहीं पता। दिन से अच्छा ठीक है मैं लंगर भी खा लूंगी। और आज की तारीख में वो सत्संग से इतना जुड़ गई, वो एक मंथली होस्ट है, पूरा कनेक्शन हो गया। तो जो भी होता है, और जो दूसरी रूममेट थी वो हमारी फैमिली फ्रेंड थी मिडिल ईस्ट से, वो ऑलरेडी सत्संग से कनेक्टेड थी। तो जब वो और उनकी मम्मी आई तो आंटी ने कड़ा प्रसाद बनाया, तो सत्संग मतलब असली सत्संग जैसा होने लगा। लेकिन शुरू में मैं ये भी सबसे कहना चाहूंगी, आप कुछ भी कर पाए, हम शुरू में जैसे एक सैंडविच और एक चाय प्रसाद जो भी था, श्रद्धा से जिस तरीके से लंगर बनता है कि प्यार से और श्रद्धा से और प्योरिटी से एक साफ जगह पे सिर्फ गुरु जी के बारे में सोच के लंगर बनता है, वही लंगर होता है, कितना भी सिंपल हो। तो सिंपल लंगर से वो गुरु जी का मोर रेगुलर लंगर जैसे कड़ा प्रसाद, तो ऐसे अब एंड बाय माय अगेन लक गुड फॉर्चून, मेरी जो फ्रेंड मेरी रूममेट बन गई वो सिख थी और वो गुरुद्वारे में बड़ी हुई थी। तो वो गुरुद्वारे में लंगर सेवा सालों साल कर चुकी थी, उनको पूरी लंगर सेवा आती थी। तो आप देखिए कि गुरुजी ने हम तीनों पांचों को कैसे जोड़ा। हम 3 4 5 लोग मैनहट्टन में सत्संग करने लगे, हर थर्सडे को मिलने लगे। कोई टाइम फिक्स भी नहीं था क्योंकि हम लोग ऑफिस से ही 6 साढ़े 6 बजे आते थे, तो जितनी जल्दी हो सके लंगर बना के खट्टे स्वरूप और सब कुछ सेटअप करके सफाई करके, कभी कभी 8 साढ़े 8 बजे शुरू करते थे, कभी एक बार तो देर ही हो गई थी। तो एनीवेज ऐसे गुरुजी ने अपना सत्संग शुरू करवाया। और फिर एक बारी मैं आउट ऑफ टाउन चली गई 3 हफ्ते, और मैं वापस आई और सत्संग इन 2 लड़कियों के घर पे शिफ्ट हो गया था, और वहां पे 25 लोग थे और 5 सेवादार थे जिनको पूरा लंगर आता था। तो आप ये भी देखिए, मैंने ये भी बहुत सिटीज में देखा है, सत्संग कहीं भी शुरू हो वो गुरुजी की मर्जी होती है कैसे और कहाँ और कब शुरू होना होता है। फिर वो हमारा बहुत ही छोटा अपार्टमेंट था, उसमें हार्डली 10 11 लोग भी नहीं आते थे, और फिर गुरुजी ने 2 और संगत ऐसे जोड़ दी और उनको होस्ट बना दिया कि उस वहां पे 25 30 35 लोग आ सके। सत्संग और बढ़ गई, सेवादार और आ गए। तो ये भी नहीं था कि मैंने कुछ किया, गुरुजी ये भी साइमल्टेनियसली दिखाते हैं कि यू आर नॉट डूइंग इट, आई एम डूइंग इट। और गुरुजी ने मुझे ये वर्ड्स बोले हुए हैं, यू आर मोर केपेबल देन यू थिंक। इन इंग्लिश गुरुजी हैज सेड दीज वर्ड्स टू मी। तो केपेबल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम सोचते हैं तो हमारा लॉजिकल माइंड रास्ते में आ जाता है कि मैं नहीं कर सकती। ये मेरे साथ बहुत बारी होता है, मुझे लगता है इतना बड़ा काम मैं तो नहीं कर सकती, लेकिन जब भी वो गुरुजी का काम होता है और गुरुजी का हुक्म होता है, अगर हम ऐसे आगे चले कि गुरुजी का हुक्म हो रहा है, हमें नहीं पता कैसे होगा, लेकिन हमने हमारी तरफ से ये बस एक्सेप्ट करना है कि गुरुजी का हुक्म होके ही रहेगा, एंड हमारे सारे एफर्ट्स और माइंडसेट शुड बी टुवर्ड्स दैट पॉसिबिलिटी। गुरुजी का महान महान काम हो जाता है गुरुजी की मर्जी से, और गुरुजी बहुत संगत भेजते हैं उस काम के लिए। तो ऐसे गुरुजी ने अपना सत्संग यहाँ शुरू करवाया मैनहट्टन में, और अब शायद 250 300 लोग लिस्ट में हैं। लास्ट वीक 50 लोग आए थे, हम लोग आ नहीं रहे थे फिट अपार्टमेंट में, बट गुरुजी की इतनी मेहर कि हर जगह गुरुजी बस प्रेजेंट हैं और अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई देते हैं। तो ये मैंने आपको एक लॉन्ग स्टोरी बताई है, लॉन्ग एक्सपीरियंस बताया कि कैसे सत्संग बढ़ता रहा। तो बीच में टू कम बैक टू द हेल्थ, शुरू में जब मैं गई उस वक्त मैं बहुत वीक थी, ज्यादा चल नहीं पाती थी और ज्यादा एनर्जी नहीं थी, और ऑफिस जाते अपने नए जॉब में भी बीमार हो जाती थी। तो मुझे वो सत्संग याद आया कि गुरुजी ने मुझे एक कलश दिया है, मुझे सिर्फ उस कलश को साफ करके पीने की जरूरत है, वो अमृत। मुझे ये सारी दवाइयां विटामिन वगैरह वगैरह नहीं, जरूरत नहीं है, गुरुजी ने मुझे उन सब से फ्री किया हुआ था। तो एक दिन मैंने सारी दवाइयां फेंक दी और मैंने कलश बहुत टाइम से धोया नहीं था, और वो कलश मैंने नींबू नमक से धो दिया, और उस दिन उसमें से इतना लाल पानी निकला, मतलब जैसे लग रहा था कि कलश में से खून निकल रहा है, मतलब डीप रेड पुराना सा कुछ उसमें से लाल लाल पानी निकले। तो कलश धो दिया। तो अगले दिन मैंने सोचा अब ये अमृत तो बहुत ही प्योर होगा, बहुत ही गंगा जल जैसा होगा।
लेकिन वो अमृत इतना कड़वा था, अगले दिन इतना कड़वा था कि जो कलश का अमृत मैं 2 मिनट में पी जाती थी, आधे घंटे जमीन पे बैठ के एक एक सिप करके मैं उसको पीने की कोशिश करूं। और उसको पीने के बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे लेटना पड़ा और मैं सो गई, और मुझे अपना नए जॉब का ऑफिस मिस करना पड़ा। मैं सो गई। फिर मुझे गुरुजी के एक और दर्शन हुए, और गुरुजी ने मुझे दिखाया, वो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट गुरुजी ने मुझे दिखाया कि he was basically saying there is only place for one person inside you. It is either you, your egoic mind, or it is Guru and God. हमारे अंदर की जो आवाज है, अगर हम सोचते हैं कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरी चॉइस है, तो हम या तो उसको मान सकते हैं और उसके थ्रू कर्म कर सकते हैं, और उसके थ्रू हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और हमारा काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। या फिर हम अंदर से सोच सकते हैं कि ये बॉडी, ये लाइफ, ये गुरुजी की है। दिस सोल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ गुरुजी's डिवाइन फ्लेम, कि हमारी जोत उनकी जोत से जुड़ी हुई है। तो गुरुजी ने हाथ पैर दिए हैं, जो करवाना है आप करवा लीजिए, बस वही करवाना मुझसे। तो वी कैन ओनली लिसन टू वन ऑफ दोज, लॉजिकल इगोइक माइंड और गुरुज विल इनसाइड अस। दैट वाज द मैसेज। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं यही कह सकती हूँ कि अब मेरी हेल्थ काफ़ी सही है। बीच में भी बहुत कुछ हुआ, सर्जरी हुई, दवाइयाँ हुई। जो दवाइयाँ मैं, गुरुजी ये भी कहते हैं कि दवाई तभी काम करती है जब गुरु ब्लेस करते हैं। बहुत सालों बाद में मेरी एक और डिजीज एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस हुआ, और नो क्योर, नो रियल ट्रीटमेंट, और मैंने उसके बारे में कुछ किया नहीं। बहुत ही अगेन कठिनाई, पेन, एंड पेन ऑलवेज ब्रिंग्स यू क्लोजर टू गॉड, सफरिंग ऑलवेज ब्रिंग्स यू क्लोजर। और जब वो सफरिंग चली जाती है ना, तब हमें याद रखना होता है कि क्यों गई, कैसे गई, उसमें हमें गुरु को याद करना होता है। तो बाय गुरुजी's ग्रेस, जब 2019 था शायद, 2019 में मेरी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई। और अगेन जो चीज लगती है कि मुश्किल है या क्राइसिस है या खराब हुआ, एक्चुअली उसमें बहुत अच्छा हुआ। मुझे एक बहुत ही बड़ा सिस्ट हो गया, वो हर हफ्ते 1 सेंटीमीटर ग्रो होने लगा। तो जब तक मुझे पता लगा इट वॉज 5 सेंटीमीटर्स। बहुत पेन हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, दिन रात, मतलब उठा नहीं, बैठ नहीं सकती, लेट नहीं सकती, सो नहीं सकती। और मुझे डॉक्टर ने कहा था यू हैव टू टेक अ डिसीजन, इमरजेंसी सर्जरी होगी या दवाइयाँ होगी। मैं डिसीजन नहीं ले पाई। कुछ और टाइम हो गया, विद इन 2 वीक्स मैं इमरजेंसी रूम में थी, एंड वो 6-7 सेंटीमीटर्स का हो गया था, और अब रिस्क था कि वो एक्सप्लोड हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो मैं वापस मिडिल ईस्ट गई। मैंने कहा ठीक है, मुझे यूएस में सर्जरी नहीं करानी है, अपने पेरेंट्स के पास कराती हूँ। तो जब मैं वापस गई, वो अगले दिन बैसाखी था, और मुझे इतना पेन हो रहा था। वो ईआर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि यू शुड नॉट ट्रैवल, स्पेशली सच अ लॉन्ग फ्लाइट, इट्स नॉट सेफ, आप बहुत ही डेंजर में हो, आपको इमीडिएटली सर्जरी करा देनी चाहिए, यू शुड नॉट गेट ऑन अ फ्लाइट। मैंने उनकी नहीं सुनी और मैं फ्लाइट पे चली गई। और आप देखिए, मुझे जो भयंकर दर्द हो रहा था कि मुझे सारी रात, सारे दिन पेन किलर्स पे होना था, और पीपल वर अराउंड मी ऑल द टाइम। लेकिन किसी तरह मैं एयरपोर्ट पहुंची, और एयरपोर्ट पे मैंने व्हील चेयर मांगी। मैंने कहा, बट दे सेड यू नो आर यू ओके, बिकॉज इफ यू आर नॉट ओके आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मेरी सुबह तबीयत खराब रहती है। तो मैंने उसको थोड़ा मिनिमाइज करके मुझे व्हील चेयर मिल गई, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे इतना पेन नहीं हुआ, जस्ट मैनेजेबल रहा। मुझे बहुत डर लग रहा था कि 12-14 घंटे की फ्लाइट में मेरा क्या हाल होगा, अगर पेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए या कुछ रप्चर हो जाए, कुछ भी हो सकता था। एंड किसी तरह वो पेन, एक जो रोज घर पे थ्रेशोल्ड पार करता था, उस 15 घंटे में वो एक थ्रेशोल्ड के अंदर रहा, जो कभी नहीं होता था। ये भी गुरुजी की मेहर। मैं घर पहुंच गई और माहौल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि वहां पे बैसाखी सत्संग की तैयारियां हो रही थी। तो पूरी, मतलब
इतनी खुशी, इतने सेवादार, और वो जो हैप्पी फीलिंग होती है ना जो हमेशा गुरुजी के सत्संग में या गुरुजी की सेवा में, इवन गेटिंग रेडी फॉर सत्संग, इतनी खुशी। अगले 24 आवर्स मैं परफेक्टली नॉर्मल रही, जबकि मुझे हफ्तों और महीनों से इतना पेन हो रहा था। बट अगले 24 आवर्स बैसाखी सत्संग के लिए मैं एकदम नॉर्मल, एकदम खुश। मैं बैसाखी के सत्संग में डांस कर रही थी और मुझे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था, एकदम नॉर्मल खुश। तो मैंने कहा ठीक है, हॉस्पिटल कल जाएंगे, आज बैसाखी सत्संग है, अभी पहले ये कर लेते हैं, फिर अगले दिन हॉस्पिटल जाएंगे चेकअप के लिए कि अब क्या करना चाहिए। तो अगले दिन हम हॉस्पिटल गए, मैं और मेरी सिस्टर। सुबह 9 बजे वो मुझे लेके गई एंड जब उन्होंने मुझे एग्जामिन किया, वो सिस्ट अब 8 सेंटीमीटर्स का था, बहुत बड़ा हो गया था। एंड दे सेड हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपकी इमरजेंसी सर्जरी होगी, आपको ऑलमोस्ट सेप्टिसीमिया हो गया है। सो वो सिस्ट इन्फेक्टेड हो गया था और इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा था। एंड दे सेड कि एक्चुअली आपको हमें एडमिट करना पड़ेगा, अभी आप घर नहीं जा सकते। मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आई थी, मुझे लग रहा था चेकअप है, फिर सर्जरी के बारे में कुछ बात करेंगे, फिर मैं घर जाऊंगी। और उन्होंने मुझे, सिचुएशन वाज सो बैड कि उन्होंने मुझे हॉस्पिटल नहीं छोड़ने दिया, लेकिन प्रीवियस नाइट आई वाज डांसिंग एंड नॉट विद पेन। ये गुरुजी का मैजिक है। तो वहां उन्होंने मुझे कहा कि एक्चुअली अब इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, तो हमें पहले एंटीबायोटिक्स देके आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा, और जब वो ठीक होगा 1-2 हफ्ते बाद सर्जरी होगी। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिफिकल्ट टाइम, लेकिन 2 हफ्ते निकल गए, मेरी सर्जरी हो गई, जो भी निकालना था, जो भी इन्फेक्टेड था वो निकल गया। बट सर्जरी एक संगत के डॉक्टर के हाथ पे हुई, और जब मैं ऑपरेटिंग रूम में थी तो आंटी हु इज द सर्जन शपथ चला रही थी, और एज यू कैन इमेजिन हर जगह बस गुरुजी ही गुरुजी। सर्जरी हो गई, मैं और जो दवाइयां मैंने इतने सालों नहीं ली थी, अपना लॉजिक लगा के जो भी था, एक दवाई मैं लेने लगी, और उस एक दवाई से आज मेरी हेल्थ इतनी ठीक है, बट वो गुरुजी की ग्रेस से ठीक है। मैंने लाइफ में पहले भी बहुत अनब्लेस्ड दवाइयां ली हैं, बट ओनली आफ्टर इस क्राइसिस के बाद मेरा हेल्थ मैनेजमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया। तो मैं ये भी समझ रही हूँ या कहना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स मतलब डिसअपियर हो जाएंगी इन अ वे कि आप देख ही नहीं पाओ, बट इफेक्टिवली मुझे हर महीने याद आता है कि मुझे कितना पेन होता था और कितना पेन नहीं होता। इसके लिए शुक्राना तो मतलब जिंदगी भर चलेगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते थे मुझे कितना पेन होता था हर महीने, 2-3 हफ्ते, और कुछ दिनों तो इतना मतलब लगता था कि शरीर छोड़ दूं, इतना पेन होता था। और अब एक दवाई से, इस सर्जरी के क्राइसिस के थ्रू वो कंडीशन इतनी मैनेज हो गई है कि आई एम इन बेटर हेल्थ देन एवर बिफोर, जो आई थिंक इज रियली अ मिरेकल, थैंक्स टू गुरुजी। तो एक और उसके बारे में बहुत ही रीसेंट सत्संग है जो शॉर्ट में बताती हूँ, टाइम हो रहा है, लेकिन कुछ महीनों पहले मुझे बहुत ही नौजिया वगैरह होने लगा था, तो फिर से तबीयत खराब होने लगी थी और मुझे लगा कुछ है, क्या कोई प्रॉब्लम है। बट मैं हमेशा गुरुजी को कहती थी, गुरुजी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे दिखा देना, मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास, तो प्रेयर इज ओनली कि जो दिखाना है दिखा देना अल्ट्रासाउंड या स्कैन के थ्रू, तो प्रॉब्लम सरफेस पे आ जाए और जो भी प्रैक्टिकली होना है हो जाए। बट एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, बट वो सिम्टम्स कंटिन्यू होते रहे, बहुत ही डिस्कम्फर्ट में थी मैं। तो मुझे एक दिन एक सपना आया कि मैं जा रही हूँ और मैं एक हॉस्पिटल अकेले जा रही हूँ। तो मैं वहाँ अकेले पहुँच जाती हूँ। पहले मेरी मॉम मेरे साथ हैं, पर उनकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो उनको सांस चढ़ रहा है, तो हम एक अपहिल वॉक कर रहे हैं, तो मम्मी को सांस चढ़ रहा है और फिर मैं अकेले हॉस्पिटल चली जाती हूँ। एक डार्क सा हॉस्पिटल है और मैं अपने आप को वहाँ अंदर जाके, बड़ा डिप्रेसिंग सा सीन है, छोटा सा कमरा है, बड़ी डार्कनेस है वहाँ पे, और मैं अपने आप को एडमिट कर देती हूँ। तो फिर अगला सीन है कि भरी धूप है और हॉस्पिटल के बाहर मम्मी आ रही हैं, और मम्मी सबको लेकर आ रही हैं फैमिली में से, मतलब शी इज वेरी कंसर्न्ड, और वो सबको लेकर आ रही हैं। जल्दी जल्दी सब लोग चल के हॉस्पिटल के एंट्रेंस की तरफ आ रहे हैं।
मम्मी के बगल में गुरुजी चल रहे हैं एक ब्लू और ग्रीन चोले में, और गुरुजी भी मतलब अपनी फास्ट स्पीड पे बड़े ग्रेसफुली बट क्विकली वो भी चल रहे हैं। बट क्योंकि सब लोग इतने वरीड हैं और फोकस्ड हैं, वो गुरुजी की प्रेजेंस को देख नहीं पा रहे, फील नहीं कर पा रहे हैं। बट राइट देयर आई सॉ कि गुरुजी एकदम बगल में चल रहे हैं। तो फिर क्या होता है, गुरुजी फैमिली को जाने देते हैं और उनके सामने एक नर्स आती है। नर्स ने सेम कलर के स्क्रब्स पहने जो गुरुजी के चोले का कलर है, एक ब्लू एंड ग्रीन। नॉर्मली स्क्रब्स एक कलर के होते हैं, या तो ब्लू होते हैं या ग्रीन होते हैं या मरून होते हैं, टॉप एंड बॉटम। बट ये नर्स ने, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, बैक ऑफ द हेड कर्ली ब्लैक हेयर एंड ब्लू एंड ग्रीन स्क्रब्स टू मैच लाइक। और गुरुजी अपना एक आर्म लेते हैं और उस नर्स के आर्म के पीछे रखते हैं, जैसे लग रहा था ड्रीम में कि उनकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई है। और ये हाथ इन नर्स का लेफ्ट आर्म, गुरुजी ने अपना लेफ्ट आर्म उनके लेफ्ट आर्म के पीछे रखा और वो बन गया गुरुजी का आर्म। दिस इज हाउ गुरुजी वर्क्स थ्रू मेडिकल प्रोफेशनल्स। मैं आप सबको दिखा रही हूँ गुरुजी ने मुझे कैसे दिखाया था। फिर अब मुझे गुरुजी ने नजर आते हैं, मुझे नजर आती है, आई स्टिल नेवर सी द नर्सेस फेस। ये नर्स अब फोकस तरीके से अंदर जाती है हॉस्पिटल के, मेरे पास आती हैं और मैं एक बेड में लेटी हुई हूँ, सब लोग मेरे अराउंड है और मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ। और ये नर्स वो सेम लेफ्ट आर्म जो गुरुजी का आर्म था, एक हाथ मेरे सर पे रखती है और मेरी पूरी बॉडी में इतनी रिलीफ, और मैं स्माइल करने लगती हूँ, मेरा सारा पेन खत्म हो जाता है। इतना प्रोफाउंड दर्शन और हीलिंग गुरुजी ने किया, मुझे दिखाया क्लियरली। मैं उठी एंड आई वॉज सो टच। आई मीन अगेन उसका शुक्राना, प्यार, आप क्या कह सकते हैं एक गुरु को जो आपकी हर तकलीफ को फील करते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम के लिए आ जाते हैं खुद हील करने के लिए। एक बारी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में खुद भी कहा था ये मेरा सिस्ट है। आप देखिए जो ओवरीज और ओवेरियन सिस्ट होता है, गुरुजी सेड टू मी नॉट कि ये तेरा, कि ये मेरा सिस्ट है। दीज आर हिज वर्ड्स अबाउट हिमसेल्फ कि मेरी बॉडी की चीज भी कोई मेरी नहीं है, वो गुरुजी की है। तो मैं उठी एंड आई वाज सो मूव्ड। एनीवेज शॉर्ट में ये है कि ऐसे कुछ महीनों आई ट्राइड टू फाइंड एन एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट। यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, किसी तरह राइट डॉक्टर, एंडो स्पेशलिस्ट ना मिले। अल्टीमेटली आई गॉट कनेक्टेड टू अ नर्स एंड घर बैठे बैठे उन्होंने एक वीडियो टेलीहेल्थ अपॉइंटमेंट में, जिसमें मैंने पूरा एक 45 मिनट्स टू एन आवर लगाया, अपने सारे क्वेश्चंस पूछे, अपने सारे सिम्टम्स डिस्क्राइब किए और कहा ऐसा हो रहा है, क्या ये इस वजह से हो सकता है, मेडिकेशन चेंज करनी चाहिए, क्या ये हो रहा है, क्या हो सकता है। एंड वो पूरा उन्होंने बड़े प्यार से मेरी सारी बातें सुनी। अगेन ऐसा आज तक मेरे साथ मेडिकली यहाँ पे यूएस में बहुत कम हुआ है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल आपकी बातें सुन रहा है, वरना आपके पास 3 मिनट होते हैं, फटाफट सब कुछ करना होता है। तो उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी। शी वॉज वेरी इन्फॉर्म्ड अबाउट माई कंडीशन। उन्होंने कहा ये ऑप्शंस हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं। एंड एट द एंड ऑफ इट वो जो समझा रही थी उससे मुझे समझ में आया कि एक्चुअली आई हैव नो डेंजर, और मेरी जो सिचुएशन है, इवन विद दैट नॉजिया, मेरा कंडीशन बहुत ही अच्छा था और बहुत ही मैनेज था कंपेयर टू व्हाट इट कुड बी। तो ये भी गुरुजी की ग्रेस होती है, ये एक पर्सपेक्टिव होता है। अगर हम हर चीज को ऐसे देखें कि गुरुजी मेरे पास ये नहीं है और ये नहीं है, ये भी बेटर होना चाहिए, वो तो एक मांग ही होती है। और वो एक, जैसे शब्द में है, भिखारी वाली नजर होती है। गुरु ने लाख चीजें दी, हम उस एक के पीछे हैं जो नहीं है हमारे पास। लेकिन गुरुजी ने लाख चीजें ठीक की। गुरुजी ने मेरा कंडीशन इतना संभाला, मतलब नॉट इवन 5% ऑफ द पेन आई यूज्ड टू हैव। एंड बेसिकली दैट नर्स टोल्ड मी कि शायद आपकी थोड़ी बहुत हेल्थ टेढ़ी मेढ़ी हो गई होगी रिसेंटली। मुझे थोड़ा काफी स्ट्रेस चल रहा था और मेरी ईटिंग, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज ऑल दैट वाज नॉट गुड। एंड शी बेसिकली टोल्ड मी कि मतलब आप ठीक हो। तो मुझे बिकॉज ऑफ द ड्रीम एंड बिकॉज द हीलिंग केम थ्रू अ नर्स, मैं समझ गई कि गुरुजी ने सब ठीक कर दिया है। एंड बस उसके बाद मैं अपनी वापस गुड हैबिट्स में आ गई एंड सब कुछ ठीक हो गया और मेरी वो सिम्टम्स भी चली गई। तो गुरुजी आए दिन इतने ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने ब्लेसिंग्स देते हैं कि उनका शुक्राना तो काउंटलेस है ही।
बट बहुत छोटी सी बात है, बट मैं रिसेंटली का भी बताऊंगी कि लास्ट वीक आज मेरा बर्थडे है, तो लास्ट वीक एक्चुअली मेरी फ्रेंड और मैं थर्सडे को बात कर रहे थे, बैक एंड फोर्थ जा रहे थे, और हम कह रहे थे ये केक लेना है, वो केक लेना है, और मैं कह रही थी कि ब्लैक फॉरेस्ट मेरा फेवरेट केक है, वो वाला केक ले आते हैं मंडे को। बट हमारा कुछ एक्चुअली मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैं एक दूसरे केक के लिए कह रही थी क्योंकि मैंने कहा वो ग्लूटेन फ्री है, सब लोग खा पाएंगे, बट किसी तरह मेरी फ्रेंड ने एक मैसेज सुना, दूसरा नहीं सुना, तो अल्टीमेटली जो केक ऑर्डर हुआ वो मेरा फेवरेट केक था, ब्लैक फॉरेस्ट। और ये सब थर्सडे को हुआ, और उस दिन शाम को मैं थर्सडे को एक सत्संग में गई। जहां मैं सत्संग में गई, किसी की एनिवर्सरी थी, किसी और का बर्थडे था, और किसी और का एक ओकेजन था, तो वहां पे 3 केक्स थे, उनमें से एक ब्लैक फॉरेस्ट था। और ये केक भी, जब सारे केक्स बट के सारी संगत को आ रहे थे, मुझे ब्लैक फॉरेस्ट ही मिला, मुझे व्हाइट केक नहीं मिला, मुझे दूसरा चॉकलेट केक नहीं मिला, मुझे मेरा सबसे फेवरेट केक का वो ही स्लाइस मिला। अब किसी को लगता होगा कि शायद ये छोटी बात है, बट अगेन मैंने भी ये सत्संग में सुना है कि गुरुजी आपकी छोटी से छोटी मांग को भी ध्यान रखते हैं, कि मतलब देयर इज नो बडी हु इज लाइक गुरुजी। आपकी लाइफ में वो जो रोल होता है, कोई पेरेंट, कोई पार्टनर, कोई बच्चा, कोई आपके लिए आपकी हर चीज, आपकी हर ख्वाहिश जान के उसको फुलफिल करना, ये अब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, सिर्फ शुक्राना वर्ड भी काफी नहीं है। बट थैंक यू गुरुजी, आप मेरा इतना प्यार और इतना ध्यान दे रहे हैं। इतना तो बनता है कि मैं संगत को कह पाऊं कि मुझे आपका भी प्यार मिल रहा है, और इस हद तक मिल रहा है। और फिर आज सुबह मैं इस सत्संग को अटेंड करने की तैयारी में थी, और मेरा ना एक्चुअली रिसेंटली फोन नंबर चेंज हुआ है, तो मेरा एक पुराना फोन नंबर कैंसिल हो गया है, और नया फोन नंबर 6 महीने पहले अक्टूबर 1 को मैंने एक नया फोन और नया फोन नंबर ले लिया है गुरुजी की कृपा से। वो भी केम एज अ गिफ्ट। सो बट अनफॉर्चुनेटली काफी लोगों को ये मैसेज में शायद मेरा मिला नहीं है कि मेरा नंबर चेंज हो गया है, तो काफी बारी इंपॉर्टेंट संगत के मैसेजेस मेरे पुराने फोन पे चले जाते हैं। अब वो फोन का, सेल फोन का लाइन मैं काट चुकी हूँ, तो देर इज नो मोर फोन कॉल, लेकिन उस पे वाईफाई और व्हाट्सएप अभी भी चल रहा है मेरे पुराने नंबर पे। तो मैं आज सुबह अपने बेड पे बैठी थी, और नया फोन और पुराना फोन दोनों पास में था, और मैंने देखा कि पुराना फोन पे संगत के मैसेजेस आते हैं, और वो फोन बजने लगा, और मैंने वो फोन उठा लिया। जो हुआ नहीं है 6 महीनों में कि मैंने वो फोन उठाया होगा मेरा पुराना वाला, और मैं अमेज्ड हूं कि वो फोन चल भी रहा है जब लाइन काट चुकी हूं मैंने फोन उठाया। मैंने कहा, संगत की आंटी थी, तो मैंने कहा आंटी आप बाय गुरुजी's ग्रेस मैं फोन को देख रही थी, मेरे पास है, वरना ये मेरी पुरानी लाइन है, तो क्या बात हुई आंटी? कोई, मैं सोचा संगत की जरूरी बात ही होगी। आंटी कहती हैं कि नितिका आंटी, मुझे पता है आपका बर्थडे है, आज मेरी डॉटर का भी बर्थडे है, और यहाँ पे अभी एक सत्संग हो रहा है, और वहां पे एक सिंगर गाना गाएंगे, और हम केक काटेंगे, आप प्लीज अटेंड कर लो। गुरुजी का इतना इतना प्यार कि आप समझ ही सकते हैं कि अबव एंड बियॉन्ड, जहाँ मेरे पेरेंट्स भी अभी इस कंट्री में नहीं है, मेरी सिस्टर भी नहीं है, बट फ्रेंड्स हैं घर पे, और केक वेक होने वाला है, पर गुरुजी ने सत्संग में एक केक काट के मुझे बुलाया, केक, बलून्स, एक सिंगर, गाना गाने, मतलब इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार। और ये सत्संग जो भी आज गुरुजी ने शेयर करने का मौका दिया है, वो कुछ दिनों पहले होने वाला था, कुछ कंफ्यूजन हो गया, तो ये भी गुरुजी की मर्जी कि मैं इस तरीके से अपना बर्थडे स्पेंड कर पाऊं, अपनी एक फेवरेट जगह पे, गुरुजी के पास, संगत के साथ, इस प्यार में, इस शुक्राने में, इस खुशी में। तो गुरुजी का बहुत ही शुक्राना है। बस मैं सारी संगत के साथ यही शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी आपकी हर बात जानते हैं, आपकी हर ख्वाहिश जानते हैं, और प्यार से वो देते रहते हैं और करते रहते हैं। तो हमें कभी गुरुजी को ऐसे नहीं ट्रीट करना चाहिए कि वो एक मांगों की मशीन है और हमें देंगे। ही इज ऑल पावरफुल एंड ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन गुरुजी का प्यार सबसे महंगी चीज है, और अगर हमें गुरुजी का प्यार मिलता है, हमें और किसी चीज को मांगने की जरूरत ही नहीं है, कि बस हम
गुरुजी के प्यार में ही इतने खुश रहते हैं और इतने प्रोटेक्टेड रहते हैं। गुरुजी एक एक चीज पे गाइड करते हैं कि जैसे आपको बता रही हूँ, ये चश्मे पहनो, यहाँ जाओ, इनसे मिलो, ये आपकी लाइफ में संगत होगी, ये आपकी लाइफ में नहीं होंगे अगर आपकी ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, या आप उनके लिए सही नहीं है। जो भी होगा, कोई बड़ा या ऊंचा नहीं है, सब गुरुजी की जोत है। तो हम किसी की निंदा चुगली ना करें। गुरुजी का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही था कि अगर हम सच में ये मान रहे हैं कि सब में गुरु का जोत है, डिवाइन लाइट है, तो किसी की भी हम निंदा करते हैं तो हम गुरुजी की निंदा कर रहे हैं, तो वो तो एक पाप ही है। मतलब गुरुजी ने हमें डरा के नहीं रखा है, बड़े प्यार से रखा है, बट नहीं करना चाहिए, वो मॉरली सही नहीं होता और अल्टीमेटली वो हर्ट हमारे ऊपर ही आएगा। हम जो भी दुनिया में करते हैं वो हमारे ऊपर होता ही है। वॉट एवर यू गिव यू रिसीव, ये तो एक लॉ ऑफ नेचर है, बार बार मैंने देखा है। हाँ, एक और बात हुई, आप देखिए गुरुजी की छोटी छोटी बातों में, My sister is again like another mother and another angel on earth for me। तो मैं एक ट्रिप से मिडल ईस्ट में फैमिली से सब मिलके वापस आई थी 1 हफ्ते पहले। एंड जैसे होता है वहां पे इतने आप इतनी फैमिली के साथ हैं और एक कुक भी हैं, सब आपकी सारी फूड इज टेकन केयर ऑफ। एंड यहाँ पे यूएस में अकेले रहना विदाउट हेल्प, इट्स अ बिट हार्डर। तो 2-3 दिन आई वाज जस्ट ऐसे ही घूम रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, खिचड़ी बनाई थी, पर बहुत ही खराब खिचड़ी बनी थी। नॉर्मली खाना ठीक बनता है, बट उस दिन बहुत ही खराब खिचड़ी बनी थी। एनीवेज माय सिस्टर ऑर्डर्ड मी सम फूड एंड उन्होंने बड़े प्यार से इतना खाना भेजा एंड सो मच लव अगेन। तो वन ऑफ दोज थिंग्स वाज गुजिया। अब गुजिया से मुझे इतना खास प्यार नहीं है, बट होली चल रहा था लास्ट वीक, तो गुजिया मिली, तो वो भी मुझे एक प्रसाद लगा। और हमारे यहाँ पे एक आंटी हैं, वो भी संगत की आंटी हैं, उनको गुजिया बहुत पसंद है। तो एक गुजिया मैं उनके यहाँ ले गई थर्सडे को सत्संग से पहले, और उस दिन रात को अगेन लंगर में हमें गुजिया मिली। गुरुजी बार बार दिखाते हैं कि जो आप देते हो, आप देखिए ये साइकिल, जो आपको मिलता है वो आप देते हो और वही आपको वापस मिलता है। वी आर ऑल वन, वी आर ऑल कनेक्टेड। जैसे हम समुद्र का पानी है, अगर हम उसमें गंदगी डालेंगे हम भी गंदे होंगे। वो इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स एंड इट इज ऑल वन। हम सारे वेव्स होते हैं ओशन के, तो हम जो भी कर रहे हैं हमें लगता है कि हम किसी और से अलग हैं, और वो हम उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम अपने साथ ही कर रहे हैं। क्योंकि हम किसी और के साथ बुरा बन के हमारे साथ तो अच्छा नहीं बन सकते। बट गुरुजी ने मुझे ये भी कहा है, एक बार ही मैंने उनको एक ड्रीम दर्शन एक और में देखा था और मैं डर रही थी। मैं कहीं देख रही थी, कोई आदमी खड़े थे, उनके पास एक राइफल थी और मैं देख के डर रही थी। और इस सिचुएशन में भी कि एक बिल्डिंग रूफटॉप पे अ मैन इज स्टैंडिंग विद अ राइफल, बट मैं खड़ी हूँ जमीन पे विद गुरुजी, और मैं गुरुजी को इधर उधर देख के कह रही हूँ, गुरुजी मुझे डर लग रहा है। एंड गुरुजी जस्ट लुक्ड एट मी एंड ही सेड अगेन इन इंग्लिश, ही सेड व्हाट इफ देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड थिंग। तो वो क्वेश्चन तो एक लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन है कि हम सोच सकते हैं कि अगर कोई बैड थिंग नहीं है, इसका मतलब एवरीथिंग जस्ट इज। बैड नहीं है तो गुड भी नहीं है, जो है गुरुजी की मर्जी है, भगवान की मर्जी है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज डिवाइन विल। अगर आपने सरेंडर कर दिया है, ये मैसेज भी गुरुजी दे चुके हैं कि पहले वो लाइफ देते हैं, फिर हेल्थ, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और उसके बाद होता है वो जो डिवोशन सरेंडर। कि आप अगर अपना डिवोशन सरेंडर दे पाते हैं अपनी तरफ से बेस्ट, तो गुरुजी आपकी पूरी लाइफ अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसका मतलब जो भी होता है गुरुजी की मर्जी होती है। और फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये मुझे नहीं चाहिए या ये मुझे चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी क्या मांग रह गई। सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है, इसका मतलब सब कुछ ब्लेस्ड है, इसका मतलब सब कुछ प्रसाद है। और हम
उसे प्रसाद की तरह लें, मीठा, कड़वा, स्पाइसी, मिर्ची, जैसे भी लगे। ये भी एक संगत ने ही कहा है कि चाहे वो गुरुजी का लाइफ की जो कठिनाइयां होती हैं, कि वो कड़वा प्रसाद हो या मीठा प्रसाद हो, हम उसे प्रसाद की तरह मंजूर करें और पूरा उसको ब्लेस तरीके से लाइफ में लें, एंड वी मेक द बेस्ट ऑफ इट। हमेशा गुरुजी ने कहा है कि गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। तो जो भी हो हमारे साथ, हम बस बेस्ट करें। सर ऊंचा, वो क्या था, नीवापन, टू बी हम्बल, लेकिन सर ऊंचा विद डिग्निटी, कि हमने जो भी किया, हमारी एक्शंस भी गुरुजी की रिफ्लेक्शन होती हैं। तो जो भी हुआ कि गुरुजी का ही सर ऊंचा हो कि हाँ, ये मेरी संगत है, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे डिवाइन चिल्ड्रन हैं, एंड वी आर लिविंग बाय गुरुजी's रूल्स एंड डिसिप्लिन एंड ग्रेस। वी हैव सो मच ग्रेस अपॉन अस कि हम उसी डिसिप्लिन में रहें जो गुरुजी ने सिखाया है। और ये हमेशा एक पॉइंट बन ही जाता है, गुरुजी बनवा ही देते हैं कि टू बी गुरुजी's डिसाइपल, देन वी हैव टू लिव इन द डिसिप्लिन। तो वो डिसिप्लिन जो भी हो, सत्संग में फोन ना हो, हम अकल और चपल बाहर उतार के अंदर आए विद ओपन माइंड, ओपन हार्ट, ओपन ईयर्स। हम शब्द में माइंड जोड़ें, सत्संग सुने, उसमें माइंड जोड़ें, समझ में आए ना आए हम उसे सुने। यही हमारे बस में है, यही हमारा काम होता है, यही हमारी श्रद्धा होती है कि प्रैक्टिकली हमारा क्या डिसिप्लिन है। और वो सेम कायदे से लेसन्स लेके, प्रसाद लेके, खत्म करके वहीं पे हम घर जाएं, सीधा अपने घर जाएं वो ब्लेसिंग्स और वाइब्रेशंस लेके, और ये सारी अच्छाई जो हमें मिल रही हैं हम यही बांटें। इतना गुरुजी ने हमें दिया है, हम यही बांटें दुनिया में, तो गुरुजी की ग्रेस दुनिया भर में स्प्रेड हो सकती है। क्योंकि धरती भी कष्ट में है, दुनिया भी कठिनाई में है, जो भी हो रहा है, दुख दर्द, इट इज पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन गुरुजी ने सब कुछ बनाया है, गुरुजी सब कुछ संवार रहे हैं। तो लेकिन गुरुजी की मर्जी हम सब में है कि गुरुजी ने हम सबको एक सेवा दी है, वेदर इट इज इन संगत और वेदर इट इज इन आवर डेली लाइफ, और हम वो सेवा प्यार और श्रद्धा से करें, और उसी में हमारा सब कुछ है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सॉरी अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हो या कुछ गलत बोल दिया हो, बहुत बहुत माफ़ी गुरुजी मेरी सारी गलतियों के लिए। हम कोशिश करते रहेंगे कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेटर बने, और सबको भी वो माफ़ी दें कि उनकी गलतियां माफ़ हों, सब फ्री हों। एवरीवन इज़ ग्रोइंग एंड लर्निंग अंडर योर विल। जब आप नाराज़ नहीं होते, आप सबको माफ़ कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, बस आपका एग्जाम्पल है। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी फॉर दिस चांस टू शेयर योर ब्लेसिंग्स, माई ब्लेसिंग्स, ऑल इज़ वन। एंड थैंक यू संगत जी, थैंक यू बड़ा मंदिर सेवादार, मुझे ये अपॉर्चुनिटी